नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी। इनकी मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च मंथ 2026 का, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमेशा की तरह। यूपीपीएससी 2024 रिजल्ट जो आया, आरओ 2023 का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें स्टूडेंट्स ने लगातार रिकमेंड किया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली, नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को। तो लगातार इसको आप पढ़ते रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी पेड कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा ये एप्लीकेशन है, कुछ हमारे कोर्सेस एप्लीकेशन पर चलते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज पर आप बात कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। एमओयू स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच यहाँ पे हुआ है। वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड बेसिकली एक सब्सिडरी है हिंदुजा ग्रुप की। लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव क्या है इस एमओयू का? 2-3 वर्षों में 20 लाख से अधिक घरों में हाई स्पीड इंटरनेट उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नए पंचायत में 8,000 से 10,000 स्थानीय युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में डेवलप किया जाएगा, जो स्थानीय लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। महिलाओं की भागीदारी 50% सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश के बीच यहाँ पर स्वच्छ वायु को लेकर एक ऋण समझौता बेसिकली हुआ है। इसमें बेसिकली एक कह सकते हैं कम ब्याज पर ऋण मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार को, और उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी? एयर क्वालिटी अपनी इंप्रूव करेगी, खासकर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि नोएडा में, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में एयर क्वालिटी लगातार खराब होने की रिपोर्ट आती रहती है। तो 30% रिडक्शन PM 2.5 के लेवल्स पर करना है, और मॉनिटरिंग सेंटर्स या मॉनिटरिंग केंद्र काफ़ी सारे लगाए जाएंगे यहाँ पर। हाईली पॉल्यूटेड एरियाज में मॉनिटरिंग स्टेशन यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाएंगे। 200 जो है 9 वायु गुणवत्ता मॉनिटर, नए वायु गुणवत्ता मॉनिटर्स यहाँ पे लगेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर यहाँ पर समझौता किया गया है। जल जीवन मिशन आपको याद होना चाहिए, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त में इसको अनाउंस किया था और कहा था टैप्ड ड्रिंकिंग वाटर 2024 के एंड तक प्रोवाइड कर देंगे। अब 2024 तो जा चुका है, लेकिन अभी भी इसमें सिर्फ पाइपलाइन गई है। जल जीवन मिशन 2.0 का उद्देश्य यही है कि जो पाइपलाइन गई है उससे नल का जल सुनिश्चित करना, सर्विस डिलीवरी पर अब फोकस है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं थे, पाइप ही गाँव तक नहीं गए थे, तो उस पर फोकस किया गया था। जल जीवन मिशन 1.0 का फोकस था यहाँ पर टैप्ड वाटर प्रोवाइड करने पर, लेकिन आधा ही काम हो पाया। जो 2024 की अवधि टारगेट की गई थी उसमें खाली पाइपलाइन पहुँचा पाए, अभी भी नल का जल नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो सर्विस डिलीवरी और वाटर क्वालिटी पर बेसिकली फोकस किया जा रहा है।
तो यहाँ पर जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत स्टेट्स के साथ यहाँ पर रिफॉर्म एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए जा रहे हैं। कौन कौन से स्टेट्स ने कर दिए हैं? ज़्यादातर जो मतलब जिनकी सेम सरकार है सेंटर में, स्टेट में, उन लोगों ने अप्रूव कर दिया है, उन स्टेट्स ने। जैसे उत्तर प्रदेश ने भी कर दिया है। जल अर्पण प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण हुई पाइपलाइन परियोजनाओं या योजनाओं को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करके योजना निर्माण के लिए निर्णय सहायता को कार्यान्वित करके और स्थानीय सेवा मूल्यांकन के लिए मेरी पंचायत ऐप को लागू करने का प्रावधान किया गया है। बढ़े हुए बजट के साथ दिसंबर 2028 तक विस्तारित कर दिया है कि चलिए 2024 नहीं 2028 तक तो नल का जल लोगों तक पहुंचे। ठीक है, इसके लिए पूरा एक प्रक्रिया बनाई गई जिसको जल अर्पण कहा जा रहा है। तो स्टेट्स का सहयोग यहाँ पे जरूरी होगा, इसी वजह से स्टेट्स के साथ एमओयू किए जा रहे हैं। राजस्थान ने भी अभी किया है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी कर दिया है। ठीक है, धीरे धीरे सभी राज्य कर रहे हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर आ जाएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को मिला है। उनके संस्मरण या उनके मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए, जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है ममता कालिया को। ममता कालिया गाजियाबाद की रहने वाली, ध्यान रखिएगा। इनके मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए ये पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल के टॉप अवार्ड में से आता है लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार इस स्टेट का जो है स्पोर्ट्स अवार्ड है टॉप का। लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन से हैं? उत्तम सिंह गाजीपुर से हॉकी प्लेयर, अभिजीत कुमार प्रयागराज से, जॉन्टी कुमार नोएडा से रेसलिंग, यश कुमार आगरा से पैरा कैनोइंग और प्रवीण कुमार नोएडा से पैरा एथलेटिक्स के लिए इनको पुरस्कार मिला लक्ष्मण पुरस्कार। और जो है 6 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र मिला है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार यहाँ प्रदान किए गए हैं। और गोरखपुर के पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी विनय को प्रोत्साहन स्वरूप 40 लाख रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। लक्ष्मण पुरस्कार के अंतर्गत कैश प्राइज मिलता है 3.11 लाख रुपए, 3,11,000 रुपए का मिलता है। इसको अगले साल तक बढ़ा करके 10 लाख करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के बारे में यूपी के एक पेपर में भी आया था। ये उन महिला खिलाड़ियों के लिए जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है, ये सच है। उत्तर प्रदेश की निवासी खिलाड़ियों को ही मिलता है, चाहे लक्ष्मण पुरस्कार हो चाहे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हो। ठीक है, और अवार्ड में 3,11,000 रुपए, एक साइटेशन, एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है रानी लक्ष्मीबाई की और एक स्क्रोल। ये सही है। अवार्ड जो है ये जो है 31 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में दिया जाता है, वुशु को मिला करके। हर साल अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लोगों को मिलता है। ठीक है, इसमें वुशु भी शामिल है 31 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। ये सही। और इस पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है आधिकारिक वेबसाइट से दी जाती है, नहीं, इसमें जो है ऑफलाइन सिस्टम होता है रजिस्ट्रेशन का, ना कि ऑनलाइन। तो उत्तर यहाँ पर 1, 2 और 3 यहाँ पे सही माना गया था। बीपीओ पेपर में आए थे सवाल, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ऑनलाइन नहीं, इसमें ऑफलाइन प्रोसेस होती है अवार्डी चुनने की। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश की महिला एथलीट्स को यहाँ पे दिए गए। प्राची सहारनपुर से एथलेटिक्स में, तानिया चौधरी बागपत से अवार्डी, प्रगति केसरवानी लखनऊ से और वंतिका अग्रवाल यहाँ पर शतरंज से। 4 अवार्डी यहाँ पर रही रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड की उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव देख लेते हैं। ग्राम परिवहन योजना नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में बताया था आपको। ग्रामीण जनता को ब्लॉक लेवल, तहसील और जिला मुख्यालय तक सीधी और सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे रिमोट विलेजेस हैं जहां पर लोगों को पैदल या फिर निजी वाहन से जाना पड़ता है। अगर उनको ब्लॉक जाना है अपने या फिर तहसील तक जाना है कोई काम से, तो निजी क्षेत्र के बस संचालकों के माध्यम से जो है ग्रामीण मार्गों पर ये सेवा प्रदान करने का उद्देश्य है। निजी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर गांवों में अपनी बस चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि 8 वर्ष तक पुरानी बस होनी चाहिए। 8 वर्ष से पुराने वाहनों को इसमें नहीं शामिल करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वालिटी भी देखना है। पंजीयन तिथि से अधिकतम 8 वर्ष तक की आयु के वाहन योजना के अंतर्गत संयोजित हो सकते हैं। गाँव में चलेंगे, वो टिकट अपना वसूलेंगे और रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो कनेक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीपीएससी मेंस के सिलेबस में, उसमें आप ये ग्राम परिवहन वाला ये मेंशन कर सकते हैं। ग्राम परिवहन योजना 2026 में अप्रूव हुई है। इसमें 15 से 28 सीट वाली छोटी बसेस, सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहन ये चलाए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर की बसों को भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, बशर्ते वो 8 वर्ष से ज़्यादा पुरानी ना हो। नवयुग पालिका योजना ये भी अर्बनाइजेशन या अर्बन कनेक्टिविटी से एसोसिएटेड स्कीम है। इसमें अर्बन डेवलपमेंट बेसिकली करना है और ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के 58 शामिल किए गए हैं जहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शामिल किए गए हैं? 58 डिस्ट्रिक्ट। 58 डिस्ट्रिक्ट में करीब 55 नगर पालिकाओं को शामिल किया गया है, 3 नगर परिषद को शामिल किया गया है। ठीक है, और तो इस तरीके से ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर नगर निगम नहीं है, 17 डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, आपको पता है।
17 जिलों में नगर निगम है, तो नगर निगम के बिना वाले कह सकते हैं जिलों को इसमें शामिल किया गया है। अर्बनाइजेशन का दायरा कुल मिलाकर बढ़ाया जाएगा। 58 जिला मुख्यालयों के यूएलबीज को मॉडर्न एमएनटी से युक्त करेंगे और अर्बनाइजेशन यहाँ पर फैलाएंगे। ये उद्देश्य नवयुग पालिका योजना का। तो नॉन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना मंत्रिपरिषद ने अप्रूव किया है। निजी बिजनेस पार्क विकास योजना, प्रत्येक बिजनेस पार्क 45 वर्षों की रियायत अनुबंध अवधि पर विकसित किया जाएगा और जिसे अतिरिक्त 45 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है बाद में। प्राइवेट बिजनेस पार्क्स जो हैं ये रेडी टू ऑपरेट प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ के साथ जो है ये बनाए जाएंगे, ठीक है, जिससे यहाँ पर लोग आकर के अपने ऑफिसेस डेवलप कर सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर डाल सकें, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल सकें, ऑपरेशनल हब यहाँ पर अपने इस्टेब्लिश कर सकें। इस वजह से ये प्राइवेट बिजनेस पार्क यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ज़्यादातर जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो ये मेथड अपना रहे हैं कि लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, प्राइवेट लोगों को, कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, हम आपको फैसिलिटीज़ देंगे, कंसेशन देंगे ज़मीन खरीदने में, स्टैम्प ड्यूटी में, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए आपके काम भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसी वजह से निवेश मित्र जो है यहाँ पे चलता है। निवेश मित्र अभी लॉन्च किया गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका 3.0 वाला वर्जन। समिट सेक्शन कॉन्फ्रेंसेस में रणनीतिक संचार सम्मेलन, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने लखनऊ में किया था। बस इतना ही यहाँ पे ज़रूरी है। थीम देख सकते हैं, विषय क्या था। विषय था सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन इन एमर्जिंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, ये था इसमें। तो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन पर भारतीय सेना के कह सकते हैं सेंट्रल कमांड का ये कहाँ पे हुआ था आयोजन, कनक्लेव लखनऊ में। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात करें तो क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स SC/ST एक्ट में पब्लिक प्लेसेस डिनाइल के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे, 96% करीब। 8वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट IQ एयर की आई है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लोनी बताया गया है, जो गाजियाबाद का है, और गाजियाबाद को 7वें स्थान पर इसमें रखा गया है। तो लोनी विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लेटेस्ट IQ एयर के आंकड़े में बताया गया था। ये काफ़ी चर्चा में भी आया था उत्तर प्रदेश में, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें लखनऊ को 58th मोस्ट पोल्यूटेड यहाँ पे बताया गया है। 66 मतलब टोटल 66 सिटीज़ जो हैं टॉप 100 में से वो इंडिया से हैं टॉप पोल्यूटेड में। आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जैसे हमने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CGPSC में भी आया था, ये दूसरा संस्करण है। नीति आयोग ने पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में लाया था, ये सेकंड वाला लाए हैं 2026 में। इसमें जो कुल मिलाकर के जो स्तंभ हैं, जो कह सकते हैं पिलर्स हैं, वो है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राज्य का राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता, और प्रमुख राज्यों को अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल जैसे कैटेगरी में रखा गया है। 5 पिलर कौन से हैं? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी जो है मेजर किस कैटेगरी में रखा गया? अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल, ठीक है। 18 प्रमुख राज्यों के साथ ही 10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की समग्र रैंकिंग क्या मिली है? उत्तर प्रदेश को यहाँ पर 8वां स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश को स्कोर मिला है 41.9। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समग्र रैंकिंग क्या उत्तर प्रदेश की इस इंडेक्स में 8वीं, और उत्तर प्रदेश को यहाँ पर फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया है। किसमें रखा गया? फ्रंट रनर में। बाकी अलग अलग इंडेक्स में ये वैसे तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार चाहे तो आप देख सकते हैं, अलग से आ गया तो। ओवरऑल रैंकिंग इसमें ज़्यादा पूछी जाती है। ओवरऑल रैंकिंग उत्तर प्रदेश की 8th है, जो है 18 में से, या टॉप 10 में 8, और स्कोर है 41.9। स्टेटस है राज्यों में फ्रंट रनर का। MCQ सेक्शन पर आ जाएंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहे साथी प्लेटफॉर्म के संबंध में क्या सही है? तो साथी प्लेटफॉर्म ये बेसिकली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सही है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाम से शुरू किया गया प्लेटफॉर्म। ये कम्प्लीटली फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर लोगों को प्राइवेट कोचिंग जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए पाठ्य सामग्री प्रोवाइड करेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सी, बोथ 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट है। ऐसे प्लेटफॉर्म IIT कानपुर बनाता रहता है। IIT कानपुर ने इसको डेवलप किया है। फुली ऑपरेशनल इसको किया गया है मार्च 2026 में। इसको IIT कानपुर ने डेवलप किया है बेसिकली JEE प्रिपरेशन के लिए,
जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए इसको शुरू किया गया है। ऐसे इनोवेशंस पहले भी आईआईटी कानपुर करता रहा है, जैसे मोबाइल मास्टर जी बनाया था कोविड के बाद। मोबाइल मास्टर जी करके एक क्लासरूम प्लेटफॉर्म ही बनाया था, मोबाइल मास्टर जी करके, जिससे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते थे और उसको पहुंचा सकते थे लोगों तक। तो सी यहाँ पे सही है। बाकी फ्री कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये फरवरी 2021 में आई थी, ये भी कोविड के बाद, और इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और यूपीएससी यूपीपीएससी वगैरह की भी तैयारी ये लोग ऐसा क्लेम करते हैं कराते हैं। ज़्यादा कोई खास स्टडी मटेरियल तो नहीं अपलोडेड है वेबसाइट वगैरह पर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? फरवरी 2026 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को बलरामपुर जिले में स्थित सुवाव को राजस्व अभिलेखों और राजपत्र में नाला या ड्रेन के स्थान पर पुनः नदी के रूप में वर्गीकृत करने के आदेश दिए थे। सुवाव बेसिकली कभी राप्ती की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, लेकिन अब ये बदहाल अवस्था में है, इसको नाला या फिर ड्रेनेज कहा जा रहा है। तो एनजीटी ने कहा है कि तुरंत ही इसको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नदी का दर्जा दिया जाए वापस से। 120 किलोमीटर लंबी नदी, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, दिया हुआ है। फैक्चुअली तो रॉन्ग हो जाएगा, ऑल्दो ये गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन इमीडिएटली किसकी नदी मतलब कह सकते हैं ट्रिब्यूटरी है? राप्ती रिवर की, राप्ती रिवर की। और राप्ती रिवर जो है ये घाघरा की है, घाघरा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और घाघरा अल्टीमेटली गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। तो अगर कहें कि सुवाब नदी गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, यस, और इमीडिएटली किसकी ट्रिब्यूटरी है? राप्ती रिवर की, राप्ती रिवर। हमारा उत्तर सही हो जाएगा इसमें, इनकरेक्ट, ओनली टू, ओनली टू। अगर गंगा रिवर सिस्टम हो जाता तो दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 16 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले स्थित कालिंजर किले के आसपास पहाड़ी क्षेत्र को नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। जियो हेरिटेज साइट हमको कई सारी लर्न करनी पड़ती है लिस्टिंग में, तो उसमें ये बांदा का ये रीजन जुड़ जाएगा। कलिंजर फोर्ट बांदा, ये जियो हेरिटेज साइट के रूप में शामिल कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि कलिंजर फोर्ट के सराउंडिंग हमको ई पार्कियन अनकन्फॉर्मिटी देखने को मिलती है विद इन विंध्या रेंज, जो कि 2.5 बिलियन वर्ष पुराने बुंदेलखंड ग्रेनाइट और 1.2 बिलियन ईयर ओल्ड कैमूर सैंडस्टोन के बीच देखने को मिलती है। ई पार्कियन यह है अनकन्फॉर्मिटी, तभी यहाँ पर जियो हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रमाण देखने को मिलते हैं। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट यहाँ पे सही है। बीके एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि ये जो कलिंजर का बांदा का किला है, इस पर ब्रिटिश अधिकार कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1812, ये ईयर ये ध्यान रखिएगा, 1812 में ब्रिटिश अधिकार स्टैब्लिश हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है बताना है? वाराणसी में सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में गंगा के किनारे जो ये भूमि है करीब 350 बीघा, भव्य यहाँ पर एक प्लांटेशन ड्राइव लगाई गई थी। पौधा आरोपण अभियान के तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। ये सही है। ये तो बहुत कम समय में ये करीब जो है 2,51,446 पौधे लगा दिए गए थे, इसके लिए रिकॉर्ड ये बनाया गया था वाराणसी में। ये सही है। नागर विमान महानिदेशालय ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जेवर में ऑपरेशनल होने जा रहा है जल्द, इसको लाइसेंस भी प्रदान कर दिया है। ये सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही सही है, डी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत ये बना है, ध्यान रखिएगा, पीएम गति शक्ति के तहत ये बना है। और इसमें एक फॉरेन इन्वेस्टर भी शामिल है, जो कि है ज्यूरिक एयरपोर्ट, ज्यूरिक एयरपोर्ट। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ज्यूरिक सिटी जो है ये किस देश में पड़ता है, किस कंट्री में पड़ता है ज्यूरिश। आगे प्रश्न है, दक्षिणी कमांड जो भारतीय सेना की है, इसने बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में उत्तर प्रदेश में अमोघ ज्वाला नामक अभ्यास किया है। ये सही। बबीना फायरिंग रेंज झांसी में उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर अमोघ ज्वाला यहाँ पे किया गया है। प्रौद्योगिकी आधारित यंत्रीकृत युद्ध क्षमताओं का सत्यापन करना, अभ्यास करना। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में फरीदाबाद को और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सड़क संपर्क परियोजना के अंतर्गत 11 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये भी सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, सी यहाँ पे सही है। केवल 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही है, सी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 13 मार्च 2026 को ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। ये सही। लखनऊ शहर के समग्र विकास का मास्टर प्लान बनाने के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य एक समझौता किया गया है। ये सही।
आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। लखनऊ में बेसिकली ट्रैफिक मैनेजमेंट और इकोनॉमी को सुधारने के लिए एक बन रहा है ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट उसका यहाँ पर शिलान्यास किया गया योगी आदित्यनाथ जी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में आधुनिक नंद किशोर सोमानी कैंसर विज्ञान ब्लॉक का उद्घाटन किसने किया? वृंदावन में कैंसर विज्ञान ब्लॉक का उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट जी ने। सी यहाँ पे सही है। पंचायती राज मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश को पंचायती राज और ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के तहत टाइड और अनटाइड ग्रांट्स के रूप में इतने रुपए से अधिक की राशि जारी करने की घोषणा की है। ये फिगर चाहे तो देख सकते हैं, कहीं कहीं पूछा जा सकता है। तो टाइड और अनटाइड ग्रांट ये जारी कर दी गई उत्तर प्रदेश को। आगे जल जीवन मिशन 2.0 के तहत आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान ने सुधार आधारित समझौता रिफॉर्म बेस्ड एमओयू साइन कर दिया है, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था। ये सही है। उत्तर हो जाएगा इसमें डी। उपर्युक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी यहाँ पे सही है। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के किस शहर के हरीश राणा केस में भारत में पहली बार पैसिव यूथनेसिया या फिर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? तो पैसिव यूथनेसिया का जो पहला केस है वो यहाँ पर देखा गया था डी, गाजियाबाद में। गाजियाबाद में पहली बार एक पैसिव यूथनेसिया को अनुमति यहाँ पे दी गई है। एक्टिव यूथनेसिया अभी भी भारत में लीगल है, ध्यान रखिएगा। और हरीश राणा 32 साल के जो हैं, कॉमा में है 13 सालों से सुप्रीम कोर्ट ने उनके राइट टू विड्रॉ लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया है और राइट टू डाई विद डिग्निटी के अंतर्गत इसको अलाउ कर दिया है। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संबंधित अभिकरणों को सीड कैपिटल के रूप में कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की? शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 25 करोड़ रुपए अभी यहाँ पर पहला ये बजट यहाँ पर पहला जो है इंस्टॉलमेंट ये दिया गया है। टोटल ये परियोजना 3000 करोड़ रुपए की लगभग है और ये 8 जो है कह सकते हैं शहरों के लिए है। 8 शहरों के आसपास अर्बन एक्सपेंशन बेसिकली होना है। वार्ड शहर कौन कौन से? बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, मई। इनकी जो एजेंसीज हैं उनको ये दिया गया है कि अपनी सिटी के आसपास ये टाउनशिप डेवलप करें, ऐसे टाउनशिप जहाँ पर अर्बन एमेनिटीज उपलब्ध हों, कुल मिलाकर शहर का विस्तार किया जाए। एक बार टाउनशिप बन जाएगी शहर के आसपास तो ये भी मेन शहर से जुड़ी हुई मानी जाएगी और शहर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ये उद्देश्य है। न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम है ये उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए एक सारस सर्किट स्टैब्लिश करने की घोषणा की है, ये सही। ये बनेगा सारस क्रेन सर्किट। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में योगी आदित्यनाथ जी जो है प्रधानमंत्री से पीछे हैं और सेकंड मोस्ट फॉलोड है इंस्टाग्राम में मोदी जी के बाद, ये सही। आंसर हो जाएगा इसमें सी। सी यहाँ पे सही है। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। और जो ये सारस क्रेन कंजर्वेशन सर्किट जो बन रहा है मैनपुरी और इटावा के आसपास के हिस्सों को और वहाँ की वेटलैंड साइट को कवर करेगा। योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बांदा में कितने हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला नए डेयरी प्लांट की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है? इसमें कहा गया है कि 20,000 लीटर क्षमता वाला एक डेयरी प्लांट ही बांदा में खुलेगा। ए यहाँ पे सही है, ए। और एग्जिस्टिंग जो झांसी में प्लांट है उसकी क्षमता जो है डबल की जाएगी, 10,000 लीटर की कैपेसिटी है उसको बढ़ा करके 30,000 लीटर किया जाएगा। ए यहाँ पे सही है, ए। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तहत प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड्स के विकास हेतु 2026 योजना की भी मंजूरी दे दी है, तो ये सही है। आगे उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन नियमावली 2026 को प्रख्यापित कर दिया है। आनंद विवाह आपने अगर नहीं सुना है कभी तो आनंद मैरिज जो है ये सिखों में होती है। आनंद मैरिजेस जो है ये सिख कम्युनिटी में होती है और बाकायदा इसकी लीगल बैकिंग है अंग्रेजों के समय से ही। सिख कम्युनिटी में लीगल मैरिज ये मानी जाती है 1909 से ही, जो कह सकते हैं अंग्रेजों के समय से। तो इसी के रूल्स के लिए प्रोमलगेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली, ठीक है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी हो जाएगा। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। 24 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम 3.0 प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। ये वही
परिष्कृत तरीके से आ जाता है। निवेश मित्र का उद्देश्य कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पूछते हैं, अभी फिर आरओ मेंस में पूछा था, इसका उद्देश्य क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। ये ऑनलाइन पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसमें आप उत्तर प्रदेश में कोई भी निवेश बेसिकली करना चाहते हैं, कोई बड़ी जगह खरीदना चाहते हैं निवेश के लिए, तो पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन कर दिया है। आप बाकायदा टिकट रेस कर दीजिए, आपका पेमेंट फी पेमेंट से लेकर बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, और जब भी सर्वे वगैरह की बारी आएगी तो बाकायदा उसकी भी ऑनलाइन रिसीट वगैरह मिलेगी। एक सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया, आपको ऑफिस से ऑफिस भटकने की जरूरत नहीं है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए निवेश मित्र है ये। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में संशोधन के लिए यहाँ पर एक ऑर्डर जारी कर दिया है, या ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, अध्यादेश। ये सही है, उत्तर हो जाएगा इसमें 1 and 2 बोथ करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। ये ऑर्डिनेंस ये कहता है कि नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो लैंड है उसको कह सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटेड एरियाज हैं, उनको पावर कुल मिला कर दे दिया है। पहले क्या होता था कि अगर कोई कृषि भूमि उसको गैर कृषि उपयोग के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब उसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि जो विकास प्राधिकरण है, ठीक है, और औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, वो कह सकते हैं कृषि भूमि को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई है उनके संबंध में क्या सही है? मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के पास 200 एकड़ से अधिक भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है, ये सही। और यूपीडा द्वारा ये विकसित किए गए एक्सप्रेसवे के किनारे 49 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास इंडस्ट्रियल परियोजना लगाने के लिए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना का विकास किया जाएगा। ये संख्या गलत है, 49 नहीं 29 साइट अभी अप्रूव हुई हैं, 29 साइट्स में होगा। सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा करेक्ट ओनली 1, करेक्ट हो जाएगा उत्तर केवल 1 या फिर ओनली 1। एयर क्वालिटी की बात ही हो रही तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि जो NCAP है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो जनवरी 2019 में आया था, इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया था? उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर के 17 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, याद रखिएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के 17 शहरों को शामिल किया गया था। इंडिया लेवल पर कितने शहर शामिल थे? 131।